हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का राजनीति विज्ञान का 4th चैप्टर जो कि बुक 1 का है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि विधायिका के बारे में हमने पढ़ा कि विधायिका का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, जो कि हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों कॉन्टेक्स्ट में जाना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार से कानून निर्माण प्रक्रिया है वो बनती है। हम आगे अभी प्रेजेंट वीडियो में देखेंगे कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव यानी जो भी विधायिका जो भी कानून बनाती है वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, कौन इन्हें इम्प्लीमेंट करता है, तो हम इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका इन्हें लागू करती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि कार्यपालिका जो कि विधायिका के जो भी कानून बनाया है उसको उन कानूनों को ये लागू करवाती है, इम्प्लीमेंट करवाती है। इसमें हमने पहले ही देखा पिछले वीडियो में कि जो सरकार के होते हैं वो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि हमने विधायिका के बारे में पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्यपालिका होती क्या है। कार्यपालिका क्या होती है, तो ये सरकार के उस अंग से है जो कि कायदे और जो भी कानून निर्माण प्रक्रिया है उसे इम्प्लीमेंट करवाती है, उन्हें लागू करवाती है। आगे हम देखते हैं कि सरकार का ये वह अंग है जो नियमों कानूनों को लागू करवाती है और प्रशासन का काम करता है, इसे हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी कार्यपालिका है ये विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए ये जिम्मेदार होती है। अगर हम बात करें कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि विधायिका में हम देखते हैं कि जो कानून निर्माण प्रक्रिया है, संसद में जो भी प्रोसीजर्स है उसमें देखते हैं कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। लेकिन कार्यपालिका में हम देखते हैं कि कौन कौन शामिल होता है, तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है वो इसके अंदर शामिल होता है। साथ ही साथ जो भी प्रशासनिक ढांचा यानी जो भी सिविल सेवा है के सदस्य हैं इसमें शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं ये नीतियों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं। हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका होती है यहाँ पे 2 टाइप के होती हैं, 2 टाइप के, यानी एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका यानी जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है वो होती है, और एक दूसरी होती है हमारी स्थायी कार्यपालिका जो कि परमानेंट है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें और दोनों में चीज़ों को क्लियर करें तो हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो हम देखते हैं कि ये स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी किस कॉन्टेक्स्ट में कि फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए कि कोई भी सरकार है, उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स है, वो फिक्स है, वो सरकार सत्ता में रहती है। अगर अगेन इलेक्शन होता है तो वो जीतती है, दोबारा सरकार में आएगी, अगर हार जाती है तो वो सरकार से बाहर हो जाती है, यानी वो अपनी सरकार नहीं बना पाती बहुमत के कारण। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इनका टर्म है 5 साल होता है, यानी जो भी ये 5 साल ये शासन करती है, जो भी कानून निर्माण बनाती है उनको ये देखती है, उनमें इनकी भागीदारी होती है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी सरकार का प्रधान किसे कहते हैं, यानी सरकार का प्रधान जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं, यानी हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या मंत्रिपरिषद या जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, स्थायी नहीं। अगर हम इसमें देखें तो इनकी क्या राजनीतिक कार्यपालिका की क्या जिम्मेदारी होती है कि ये सरकार की सभी नीतियाँ यानी जो भी सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखें तो आप देखते ही होंगे, आपको पता भी होगा कि जो भी प्रेजेंट में जो भी सरकार है वो कानून बनाए। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में हम मोदी सरकार को देखते हैं तो इसमें जो भी सरकार अभी जो सरकार है वो कानून बनाते देखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर पे कानून बनाई अनुच्छेद 370 हटा के। फिर ये राम मंदिर विवाद देखते हैं, बाबरी मंदिर विवाद हम ये देखते हैं, राम मंदिर। साथ ही साथ हम और भी जो ट्रिपल तलाक पे है, जो CAA पे है, NRC पे है, यानी जो भी ये सारी नीतियां हैं ये सरकार की नीतियां हैं, यानी एक दल की नीतियां हैं जो कि इन सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। और ये जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं निर्वाचित नहीं होते,
निर्वाचित होते हैं और ये स्थायी नहीं होते। कहने का मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी जो भी मेंबर्स हैं, आपको पता होगा कि जनता इन्हें चुनती है, ये निर्वाचित होते हैं और ये हमेशा अपने पद पे नहीं बने रहते, इनका एक टर्म है वो फिक्स होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये इनका क्या काम होता है। आगे हम देखते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब ये है कि स्थायी कार्यपालिका में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो लोगों के बीच या लोगों के जो रोज के जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी जो भी ये चीज़ें देखते हैं डेली के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर देखना, सिक्योरिटी को देखना, तो ये जो एक वर्ग है यानी स्थायी कार्यपालिका, इन्हें हम सिविल सेवक कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सिविल सेवक यानी फॉर एग्जांपल IAS IPS या जो पुलिस व्यवस्था होती है या खुफिया विभाग होता है, CBI देखते हैं, ये सारे जो होते हैं ये स्थायी कार्यपालिका होते हैं। कहने का मतलब स्थायी कार्यपालिका होते हैं, कहने का मतलब कि ये जो वर्ग यानी ये जो लोग होते हैं ये कोई इलेक्ट होके नहीं आते, ये कोई चुन के नहीं आते, बल्कि ये इन्हें जनता नहीं चुनती, बल्कि ये एग्ज़ाम के माध्यम से ये चुन के आते हैं, जो कि ये हमेशा अपने पद पे बने रहते हैं। यानी जब एक बार ये नौकरी ले ले, कोई पद धारण कर ले, यानी नौकरी लग जाए, तो ये ज़िंदगी तक जब तक कि रिटायरमेंट ना हो तब तक अपने पद पे बने रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है। आगे हम देखते हैं कि कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं। जैसे हमने विधायिका के कार्य पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, वित्तीय कार्य हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका करता क्या है। तो ये सरकार की नीतियों को लागू करना, विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी सरकार नीति बनाए, जो भी नियम बनाए, उनको ये इम्प्लीमेंट करवाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे दिल्ली में मान लीजिए कि कोरोना काल में जब दिल्ली गवर्नमेंट है यानी दिल्ली सरकार है, वो अगर करती है कि हाँ जो विदाउट मास्क के हैं हम उन्हें 2000 रुपये से हम सीधा 3000 रुपये कर सकते हैं, या 3000 से 500 रुपये जुर्माना दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सरकार का अपना काम क्या है कि विधि निर्माण करना, कानून बनाना, बाकी उसे इम्प्लीमेंट किसने करवाया, कोई मंत्री तो नहीं आया दिल्ली सरकार का करवाने। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबको इम्प्लीमेंट कौन करवाया। तो हम देखते थे कि जो दिल्ली पुलिस है करवाती थी, जो भी SDM है, जो भी DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी जो भी अधिकारी वर्ग हैं, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते थे, यानी नीतियों को लागू करवाते थे। तो कहने का अभिप्राय यही है। आगे हम देखते हैं कि कार्यपालिका है वो कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। यानी जो स्थायी कार्यपालिका है तो वो कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। किस प्रकार से, कोई भी सरकार नीति लाती है तो उस प्रपोजल को बनाना, साथ ही साथ सरकार की उस पर सहायता करना, सुझाव देना, ये सब है ये कार्यपालिका, जो स्थायी कार्यपालिका है वो सरकार को करती है। अगला है कि कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करती है। यानी जो कार्यपालिका है वो राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करती है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम इसे देखते हैं एक केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में। यानी हम जो अभी बातें कर रहे हैं ये केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जो कार्यपालिका है, जैसे हमारी संसद है, संसद ने कानून बना दिया तो कार्यपालिका है, तो जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, जो मंत्री है, वो क्या करते हैं, वो जो राज्य के साथ संबंध है, क्योंकि जो कानून केंद्र सरकार बनाती है वो सभी पूरे देश के लिए बनाती है, तो इसमें सभी राज्यों का इन्वॉल्व सब शामिल होते हैं, सबके लिए बनाती है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं एक जो प्रधानमंत्री है, जो भी मंत्री है, वो राज्यों के साथ संबंध का संचालन करते हैं, यानी उनका स्टेट के साथ सीधा या कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, शामिल होता है। आगे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करना। यानी जो कार्यपालिका है वो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो किसी बाहरी देश में जाके दो देशों के बीच द्विपक्षीय यानी द्विपक्षीय हैं संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, हथियार के खरीद को लेके या व्यापार को लेके या किसी भी चीज़ किसी भी अन्य विषय को लेकर जो संधि होते हैं उनका निष्पादन करती है। साथ ही साथ जो आगे हम पढ़ेंगे कि सभी राज्यों में राज्य का
अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वो किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। कहने का अभिप्राय ये है कि कभी सभी देशों में जो राज्य का अध्यक्ष है वो देश का सशस्त्र सेना होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च कमांडर है तीनों सेनाओं का, हम उसे देखते हैं कि वो राष्ट्रपति हैं। आगे हम देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं। कार्यपालिका के प्रकार यानी कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, तो हम ये देखेंगे। जैसे वास्तविक कार्यपालिका मतलब कि हाँ वास्तविक में वहाँ पे कार्यपालिका है, जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में और भारत में। ऐसे हम नाममात्र की कार्यपालिका देखते हैं कि जो कि नाममात्र की कार्यपालिका है, मतलब कहने को तो बहुत सारे पावर्स है। तो हम देखते हैं कि जैसे भारत का प्रेसिडेंट और ब्रिटेन का सम्राट। जैसे हम देखें नाममात्र कार्यपालिका तो हम देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास बहुत सारे अधिकार है। हम देखते हैं कि अनेकों अधिकार है, लेकिन क्या राष्ट्रपति है उन अधिकारों का उपयोग है वो अपने विवेक से करता है? नहीं, उन अधिकारों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री है वो अपने विवेक से करता है। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र का कार्यपालिका है। ऐसे हम एकल कार्यपालिका यानी सभी कुछ है वो अपने विवेक से वो वहाँ का देखता है, यानी एकल कार्यपालिका। जैसे हम देखते हैं कि जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो एकल कार्यपालिका है, यानी वो सभी कुछ सभी विषयों पर सभी मैटर्स पे वो अपना निर्णय लेता है। जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल के लिए तो हम अमेरिका में देखते हैं कि जो भी वहाँ का राष्ट्रपति है वो सभी निर्णय खुद लेता है कि हाँ किन देशों के साथ हमारा युद्ध होगा, किन देशों को हमें सहायता देनी है, किन देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो ठीक प्रकार से नहीं है, या उस पर सैंक्शन लगाना, रोक लगाना। तो ये सभी चीज़ें हैं वो वहाँ का राष्ट्रपति है, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति इन सारे मैटर्स को देखता है। आगे हम देखते हैं बहुल कार्यपालिका देखते हैं जो कि स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम पैतृक कार्यपालिका जो कि एक वंश परंपरा द्वारा चला आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कार्यपालिका की व्यवस्था कैसी है कि कोई भी वहाँ का जो भी राजा या रानी है उसका जो भी संतान है वो वंश परंपरा के आधार पर वही शासक, वही राजा, वही रानी बनेगी। ऐसे हम निर्वाचित कार्यपालिका देखते हैं, तो निर्वाचित कार्यपालिका में हम देखते हैं यूएस को। ऐसे ही हम संसदनात्मक कार्यपालिका में देखते हैं, यानी संसदीय कार्यपालिका में देखते हैं कि कहाँ संसदीय व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में, इंडिया में, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा में। ऐसे ही अध्यक्षात्मक कार्यपालिका हम देखते हैं कि वो अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, तो देखते हैं कि यूएस में, ब्राज़ील में और लैटिन अमेरिका में। ऐसे ही अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका देखते हैं कि भारत में, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है ये क्या होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था ये है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति है, देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। कहने का मतलब यह है कि वो सरकार का भी प्रमुख रहेगा और राष्ट्र का भी यानी देश का भी प्रमुख रहेगा, जो कि हम देखते हैं कहाँ ये सिचुएशन, ये स्थिति अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है अमेरिका का वो चुन के आता है, लोग उसे वोट देते हैं, उसे जितवाते हैं। जबकि हम सेम वैसे कंपेयर करें अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो हम क्या देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसे जनता नहीं चुनती बल्कि उसे संसद चुनती है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति है वो चुन के जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो शक्तियाँ होती है वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम बात करें कि ये किन देशों में ऐसी व्यवस्था है तो देखते हैं कि हम अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में व्यवस्था है ये पाई जाती है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारिणी शक्ति यानी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। आगे हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था, जैसे हम भारत में देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था हम देखते हैं भारत में कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था यानी सभी कार्य है वो संसद के कहने पे ही होते हैं। संसद ने उसका प्रस्ताव पारित यानी उसका संसद की मंजूरी है, एक तरह से देखा जाए तो वो जरूरी होती है। तो हम संसदीय व्यवस्था में देखते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। जबकि यहाँ पे देश का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति
या राजा होता है जो देश का नाममात्र प्रधान होता है संसदीय व्यवस्था में। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती है, वो सारे राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करता है। जैसे हम ये देखते हैं व्यवस्था कहाँ कहाँ पे संसदीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं कि भारत में जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, संसदीय व्यवस्था। आगे हम बात करते हैं कि जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। यानी जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जहाँ का जो राष्ट्रपति है वो केवल नाममात्र का होता है और वहाँ का जो असली देखें जो शक्तियाँ होती है वो चांसलर के पास होती है। चांसलर यानी कहा जाए तो एक तरह से प्रधानमंत्री के सम्मुख कह सकते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री के समान, वहाँ यहाँ पे प्रधानमंत्री कहते हैं, वहाँ पे जर्मनी में चांसलर कहते हैं। ऐसे ही हम देखें तो इटली में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। ऐसे ही जापान में भी हम व्यवस्था देखते हैं जिसमें राजा है देश का और प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान होता है। ऐसे हम देखते हैं कि कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो इन सारी व्यवस्थाओं में यानी इन सारे देशों में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक राष्ट्र प्रमुख और एक राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्र प्रमुख कहा जाए तो देश का राष्ट्रपति और सरकार प्रमुख कहा जाए तो वो सरकार प्रमुख कहा जाए तो देश का प्रधानमंत्री होता है। आगे हम देखते हैं, अब हमने ऊपर देखा अध्यक्षात्मक संसदीय व्यवस्था, अब हम देखेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। यानी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान होती है, प्राप्त होती है। जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। ऐसे ही अगर हम रूस में देखें तो रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है वो होता है। ऐसे ही फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। यानी राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे हम देखते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि संसदीय प्रणाली में क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं, जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुन के प्रत्यक्ष रूप से बनती है, तो प्रधानमंत्री और उसका जो भी मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण है विधानमंडल के सदस्य होते हैं, यानी जो भी प्रधानमंत्री और जो भी उसके मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। ऐसे ही मंत्रिपरिषद है विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और जो भी मंत्रिपरिषद है यानी जो भी प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिमंडल है वो सभी सामूहिक रूप से यानी एक समूह रूप से सभी के सभी वो संसद के प्रति यानी विधायिका के प्रति है वो एक तरह से उत्तरदायी है। निचला सदन है, जो संसद का जो निचला सदन है लोकसभा है को कभी भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। हमने पिछले वीडियो में ही जाना कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, पर किसकी सिफारिश से? प्रधानमंत्री की सिफारिश से। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करता है तो लोकसभा भंग हो सकती है। या ऐसी स्थिति आ जाए कि संसद में यानी लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, यानी ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई भी पार्टी है वो सरकार अपनी नहीं बना सकती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है संसद को यानी लोकसभा को है भंग कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। हमने अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? यानी ये विपक्ष जो भी पार्टियां होती हैं वो सरकार के खिलाफ यानी सरकार के अगेंस्ट सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को गिरना पड़ता है, यानी सरकार है वो टूट जाती है, बहुमत है उस सरकार है वो गिर जाती है
अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। आगे हम देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली यानी वहाँ पे केवल एक ही अध्यक्ष होगा जो कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति है, ये कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष केवल राष्ट्रपति होता है। जबकि हमने अर्धसंघात्मक व्यवस्था में क्या देखा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शामिल होते हैं, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति को ही ये सारे पावर्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और वही अध्यक्ष होता है। आगे हम देखते हैं कि मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, इसमें शामिल है, इसमें मंत्री विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। जो ये सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, और विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ये जो सारी व्यवस्थाएं हमने देखा, ये व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली जो कि हमें ये कहाँ देखने को मिलती है, ये हम देखते हैं अमेरिका में। आगे हम देखते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका, यानी हम भारत में संसद की कार्यपालिका की स्थिति को देखते हैं। यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो कि जनता की अपेक्षाओं और जो जनता की आकांक्षा है, जो उपेक्षा है, उनके प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो, और केवल एक ऐसा संसदीय कार्यपालिका में ही ये केवल संसद संभव था। यानी कहा जाए ये जो सभी चीज़ें हैं ये केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। भारत में इसी व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का होता है प्रधान, तथा प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है वो चलाती है। देखा जाए तो सरकार और देश चलाने में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का बहुत योगदान होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का जो यूज़ है, जो उपयोग है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो करते हैं। आगे देखते हैं कि जो राज्य के स्तर पर हम अगर बात करें, हमने जो ये बातें की कि केंद्र के स्तर पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो दो स्तर पर चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो हम राज्य स्तर की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है। राज्यपाल कौन होता है? अगर राज्यपाल की हम बात करें, अगर राज्यपाल की स्थिति की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यानी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है राज्यपाल को। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल का काम क्या होता है, क्योंकि ये भी जो भी स्टेट है, जो भी राज्य में है, वहाँ की शासन व्यवस्था और सरकार पे एक तरह से निगरानी रखता है, देखता है कि वहाँ पे स्टेट में है वो सरकार है वो एक संविधान के हिसाब से, संविधान के नियम कानूनों से अपना शासन प्रशासन चला रही है नहीं, या असंवैधानिक है। तो राज्यपाल का काम ये होता है। आगे हम बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, तो अगर बात करें कि जैसे केंद्र सरकार में सरकार बहुमत बना के सरकार बनाती है तो उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वैसे ही प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक स्टेट में सरकार विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत बना के कोई भी दल है बहुमत ला के अपनी सरकार बनाती है, और जो सरकार का जो प्रमुख होता है, जो राज्य की विधानसभा का जो सरकार का प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री, यानी वो मुख्यमंत्री होता है। और जो उसकी मंत्रिपरिषद है, यानी मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को मिला के वहाँ स्टेट में कार्यपालिका बनाता है। यानी देखा जाए जो सिमिलर, यानी जो पैरेलल देखा जाए, जो केंद्र सरकार में व्यवस्था जो चलती है वैसे ही हर स्टेट में सिमिलर यही व्यवस्था है। यानी हर स्टेट में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। जैसे केंद्र सरकार में व्यवस्था है वैसे ही हर स्टेट में वैसे ही व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं कि औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती है। हमने देखा राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु इन सारी शक्तियों का जो उपयोग है वो करता है प्रधानमंत्री है, वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग है वो करता है। आगे हम देखें कि भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण क्या थे। भारत है वो क्यों संसदीय प्रणाली को अपनाया, क्योंकि इतने सारे हमने व्यवस्थाएं देखी, हमने अध्यक्षीय देखा, अर्थसंघात्मक देखा, इतने सारी व्यवस्थाएं हमने देखा, लेकिन हमने संसदीय प्रणाली ही क्यों बनाया, हमने संसद को ही सुप्रीम क्यों बनाया। इसका बनाने के क्या कारण थे? कारण ये थे कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है।
कि जो अध्यात्मात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसे बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, राष्ट्रपति है वो कुछ भी कर सकता है अध्यात्मात्मक व्यवस्था में। इसमें व्यक्ति को खतरा बना रहता, व्यक्ति विशेष को खतरा बना रहता है तथा संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें प्राप्त उस पर अंकुश भी लगे। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान निर्माता ऐसी सरकार चाहते, एक ऐसी कार्यपालिका चाहते थे जो कि शक्तिशाली तो हो लेकिन उस पर अंकुश भी रहे, यानी वो एक तरह से अधिक शक्तिशाली ना हो जाए, यानी एक तरह से कहा है कि तानाशाही या निरंकुश ना हो जाए, यानी उसके पास इतनी शक्तियाँ हो उस अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे। तो इसे एक अंकुश लगाने के लिए मतलब नियंत्रण कंट्रोल करे, तो इसके लिए हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाई गई। आगे हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका है वो विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पे संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई, यानी केंद्र सरकार पे भी और राज्य स्तर पर भी ये दोनों व्यवस्था की गई है विधायिका कार्यपालिका की। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, जो कि हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव में यानी कार्यपालिका में राष्ट्रपति का भी योगदान होता है। तो राष्ट्रपति की हम स्थिति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगर कहा जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो जब भी अपना ये पद ग्रहण करता है तो उस दिन से ये 5 वर्ष तक के लिए है अपने पद पे बना रहता है। और जो अगर स्थिति की बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें जनता है अपना कोई योगदान नहीं देती, राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती बल्कि ये अप्रत्यक्ष तरीके से इसके चुनाव होते हैं। निर्वाचित सांसद और जो विधायक होते हैं, यानी जो भी संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य जिन्हें जनता चुनती है, और जो भी विधानसभा के हर स्टेट के जो भी विधायक है जो कि चुन के आए हैं, ये इनका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रूप से होता है और ये एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार चलता है। आगे हम देखते हैं कि जो संसद है वो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, यानी महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर राष्ट्रपति है अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो संसद है उस पर महाभियोग यानी महाभियोग लगा सकती है, उसे हटा सकती है संविधान के उल्लंघन करने पर। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति के पावर्स क्या है और स्टेटस क्या है। तो हम अगर बात करें तो ये एक औपचारिक प्रधान होता है। हमने पहले पढ़ा कि राष्ट्रपति, भारतीय जो राष्ट्रपति है वो एक नाममात्र का होता है, यानी राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारिणी, विधायी, कानूनी अपार शक्तियाँ दी गई है, परंतु ये सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रपति को अपार शक्तियाँ दी गई है कि अपार शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति। तो हम इसमें देखते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग वो कब करेगा राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तब कर सकता है जब प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है राष्ट्रपति को ये सलाह दे कि हाँ देश में ऐसी स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है कि अब इमरजेंसी देश में लगाना जरूरी है, तो इन स्थितियों में वो लगा सकता है। आपातकाल है राष्ट्रपति है वो लगा सकता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसकी उम्र और कार्यकाल है कि उसकी उम्र है राष्ट्रपति की वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, और एक चुने हुए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या होते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार यानी उसे क्या प्रिविलेज दी गई है। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कहने का अभिप्राय ये है कि राष्ट्रपति को जितनी भी देश में जो भी घटना हो रही है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, या जो भी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिमंडल उसके निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो ये सभी जानकारी है वो राष्ट्रपति को पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति को ये ज्ञात होना चाहिए। अगला है कि और भी इसके क्या राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है। तो सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि कोई भी विधेयक, हमने पढ़ा विधायिका में कि कोई भी विधेयक है यदि
लोकसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा के बाद ये दोनों सदनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अंतिम रूप से मुहर लगाने के लिए, हस्ताक्षर के लिए, तो इसमें सदन को, राष्ट्रपति है वो सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, विधेयक है वो दोबारा से भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। अगला है कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार है, उसे वीटो शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति है विधेयक, जो भी राष्ट्रपति के समक्ष जो विधेयक भेजे गए हैं उसमें वीटो रख सकता है, यानी उसे लेट कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अगला है कि चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय ये निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभिप्राय ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, यानी हमारे यहाँ जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ये अपने विवेक से तय करता है कि हाँ प्रधानमंत्री है, किसे बनाना है तो उसी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा। जब उसे लोकसभा में पूर्ण, किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो, यानी वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो ये तय करता है कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति है अगर संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के नियमों कानूनों के द्वारा नहीं चलता तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी उसे हटाया भी जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, और ये तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। हम इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पेश कहीं भी किया जा सकता है। अभिप्राय ये है कि उसे महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। अभिप्राय ये है कि जब ये प्रस्ताव रखा जाता है महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग का, उसमें 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को दूसरे सदन के द्वारा जांच के लिए भेज दिया जाता है। यानी एक सदन में जब ये 2/3 हो जाएगा, बहुमत पारित हो जाएगा, तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों है। अगर हम देखा जाए तो हम जब राष्ट्रपति है वो वास्तविक में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसे संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। कहने का अभिप्राय ये है कि क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे कि सरकार को बहुमत ना मिले या केंद्र में कोई सरकार ना हो, यानी कहने का अभिप्राय है प्रधानमंत्री ना हो, तो देश का, ऐसी स्थिति में देश का जो प्रतिनिधित्व है कौन करे। तो हमने देखा कि इस स्थिति में देश का प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री करता है, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कभी बन जाए जहाँ पे प्रधानमंत्री ना रहे तो इस स्थिति में राष्ट्रपति वो देश का रिप्रेजेंटेशन करे, तो इसके लिए एक राष्ट्रपति पद को बनाया गया है, इसे महत्व दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब राष्ट्रपति देश में ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य को कौन करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो सुप्रीम है। तो हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि इस राष्ट्रपति के कार्य को जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के कार्यों दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं, हमने जैसे ऊपर देखा कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, तो वैसे ही भारत का एक उपराष्ट्रपति भी है, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति जो कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और जिस तरह राष्ट्रपति चुना जाता है वैसे ही ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये राज्यसभा का सभापति यानी चेयर करता है, अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या किसी अन्य कारक के पद रिक्त हो जाने पर कारण, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक का मतलब ये है कि जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक दूसरा राष्ट्रपति है अपने पद पे नहीं आता, तब तक उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कार्यों को देखता है।
आगे हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से, ऐसे ही उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। वो किस प्रकार? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही केवल प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को जब हटाना हो तो ये राज्यसभा यानी जो संसद का जो सदन है राज्यसभा, उसमें ही ये प्रस्ताव लाया जाता है, बशर्ते कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो। और लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे होता है। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उसी चुनाव प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है। क्योंकि इसमें केवल संसद के दोनों ही सदन भाग लेते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं। जबकि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और जो भी राज्य के विधानसभा हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति में के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी जो शपथ है उपराष्ट्रपति को वो कौन दिलवाता है? वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कि उपराष्ट्रपति के पास भी क्या काम करता है उपराष्ट्रपति और इसके पास पावर्स क्या हैं। हम उपराष्ट्रपति में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये राज्यसभा का एक प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा को देखता है। ऐसे ही वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में एक सदन का कार्यवाही को चलवाता है, यानी वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। किस रूप में? एक अध्यक्ष के रूप में। और जो भी सदन की कार्यवाही होती है, यानी जो भी राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसे वो देखता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र राष्ट्रपति दे दे या राष्ट्रपति कभी ना हो तो उस स्थिति में उस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति है उसका रोल अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति है उस समय राष्ट्रपति का पद है वो धारण करके उसके कार्य को निर्वाह करता है, यानी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्य को करता है। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमने देखा कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं, तो इनका क्या रोल होता है, ये क्या काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत का दल का नेता होता है। हमने ये पढ़ा कि ये सरकार का प्रमुख है। वो बहुमत यदि वो खो देता है तो वो अपना पद भी खो देता है, यानी उसकी सरकार गिर जाती है और वो प्रधानमंत्री के पद से उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे, यानी प्रधानमंत्री ये तय करता है कि जो भी उसके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री में, परिषद में कौन कौन से वो लोग होंगे जो कि मंत्री होंगे उसके साथ शामिल होंगे। तो ये प्रधानमंत्री तय करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करते हैं, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्री बनाता है। वो मंत्री की सिफारिश बनाने की सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति को। और साथ ही साथ ये मंत्रियों को जो विभाग है यानी जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अनेकों विभाग होते हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवे मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, तो जितने भी ये सारे डिपार्टमेंट हैं, शिक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, रक्षा मंत्रालय, तो जितने भी ये सारे मंत्रालय हैं तो ये प्रधानमंत्री है वो आवंटन करता है, मंत्रियों को देता है। इसी कारण वो मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। साथ ही साथ ये मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है, उन्हें भी हेड करता है, देखता है, चेयर करता है प्रधानमंत्री। आगे हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कहने का अभिप्राय है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है और अगर किसी को मंत्री बनना है तो सबसे पहले उसे संसद यानी संसदन के दोनों सदनों में से किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर, यानी केवल अगर बिना चुनाव के ही, बिना मतलब इलेक्ट हुए ही
अगर वो बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर ही किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, यानी निर्वाचित होना जरूरी है, तभी वो आगे 6 महीने के बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है। आगे हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, यानी जो भी मंत्रिपरिषद है, यानी जो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद होता है उसका आकार यानी कितने मंत्री होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो लोकसभा या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों का संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी वहाँ लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा की कुल संख्या है, यानी जितने भी सीटें हैं उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल नहीं होना चाहिए अधिक। आगे हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कहने का अभिप्राय ये है कि मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिपरिषद भी है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी जब भी सरकार गिरती है, जब भी सरकार विश्वास खो देती है सदन में, तो सभी मंत्री को, सदस्य को त्यागपत्र है वो देना पड़ता है। यानी ये सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसकी भावना ये है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र है वो देना पड़ता है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री का स्थान। प्रधानमंत्री के स्थान के से अभिप्राय ये है कि एक प्रधानमंत्री का स्टेटस क्या है, प्रधानमंत्री क्या है वो स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है। अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि सरकार में सर्वोपरि है, यानी प्रधानमंत्री होता है वो अपने सरकार में सर्वोपरि होता है। ये मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, या अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो पूरा का पूरा जो भी मंत्रिपरिषद है ये गिर जाता है, यानी सरकार ही गिर जाती है जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार की धुरी होता है। सरकार की धुरी का मतलब कि ये प्रधानमंत्री है एक तरफ, मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच एक सेतु का काम करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये एक बीच में रहता है जो कि राष्ट्रपति से भी सारी बातें बताता है और मंत्रिपरिषद से भी, मतलब एक तरह से एक सेतु का काम करता है। यानी ये संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को है ये सूचित करता है। अगर हम बात करें, आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत क्या हैं, यानी किस प्रकार के प्रधानमंत्री के जो पावर्स है उसके स्रोत क्या हैं, तो हम देखते हैं सोर्स क्या हैं। तो देखते हैं कि ये मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, यानी जो भी इसकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो अपने सभी मंत्रियों पर कंट्रोल रखता है। साथ ही साथ ये लोकसभा का नेतृत्व करता है। साथ ही साथ ये मीडिया तक पहुँच, यानी जो भी अपनी नीतियाँ हैं ये अपने मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से जनता के सम्मुख अपने विचारों को समय समय पे रखता है। आगे हम बात करें कि चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, यानी चुनाव के समय ये अपने व्यक्तिगत इसका उभार हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की इसकी छवि होती है। अगर हम प्रधानमंत्री की स्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री होता है वो दो देशों के बीच जाके द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को बेहतर करता है, संधि करता है, द्विपक्षीय संधि करता है या बहुपक्षीय संधि में शामिल होता है। तो एक देश के जो प्रधानमंत्री की स्थिति की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक राष्ट्रीय नेता की होती है जो कि एक देश का प्रतिनिधित्व करता है रिप्रेजेंटेशन के रूप में, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी एक पहचान होती है। ऐसी बात करें तो अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, कहने का मतलब है कि जो भी भारत में जो भी शासन व्यवस्था हम देखते हैं कि जो कि स्थायी कार्यपालिका के थ्रू लागू होती है, फॉर एग्जांपल जो भी अधिकारी हैं उनके थ्रू प्रधानमंत्री उनमें इम्प्लीमेंट करवाता है कार्यपालिका, तो उन पे सभी पे ये कंट्रोल रखता है कौन, केंद्र सरकार। ऐसे हम आगे देखते हैं कि विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि। तो इन सारे चीज़ों को हमने जो देखा प्रधानमंत्री की, ये एक तरह से हम स्थिति कह सकते हैं कि क्या स्थिति है। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, यानी प्रधानमंत्री है उसके पद में क्या बदलाव आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी है। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार से बड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि
शुरुआती समय में हम अगर अपनी चुनाव प्रणाली देखिए भारत में, तो हम देखते हैं कि अधिकतर समय में 1952-57 इस स्थिति में देखें तो उस समय कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। यानी एक ही दल का बहुमत होता है और मतलब एक ही दल को बहुमत मिलता है और सरकार एक ही दल की रहती है। लेकिन हम 1989 में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह से ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे किसी भी दल को संसद में यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो इस स्थिति में एक गठबंधन सरकार वाली स्थिति आ जाती है। गठबंधन सरकार का हमारा अभिप्राय क्या है, तो हम गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जो भी गठबंधन सरकार है उसका लोकसभा में जो सरकार है वो एक दल से ना मिलके दो दल या बहुतों के दलों से मिलकर अपनी सरकार को लोकसभा में बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि 1989 से ही 1989 से भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो लोकसभा की अवधि यानी जो लोकसभा का टर्म देखा जाए 5 साल का फिक्स है। वो फिक्स कितनी सरकारें हैं जो कि 5 साल से पहले सरकारें गिर जाती हैं। तो इस स्थिति में जो प्रधानमंत्री का जो चयन है वो राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी है। किस प्रकार से कि राष्ट्रपति है ये देखता है, ये तय करता है कि हाँ कौन से ऐसा दल है कि हम प्रधानमंत्री के रूप में वो योग्य हो। आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। तीसरा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार को अंकुश लगा है। ऐसे ही हम चौथा देखते हैं कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद की नीतियाँ बनती हैं। एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन सरकार में हम देखा जाए जो स्थिति बनती है यानी सरकार उनमें बनती है, तो उसमें जो भी सहयोगी दल है तो उनके बीच एक कॉमन मैनिफेस्टो बनता है, यानी आपसी बातचीत होती है और समझौता होता है कि हाँ 2 साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे पार्टी के दल के 2 साल आपके प्रधानमंत्री के होंगे, दल के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसी प्रकार कॉमन मैनिफेस्टो बनता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद की शक्तियों में भी ये बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप किस प्रकार है। हमने ऊपर बात की कि केंद्र सरकार के यानी केंद्र स्तर पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये हो रही हैं। तो ऐसे ही हम राज्यों में कार्यपालिका का अगर स्वरूप की बात करें कि राज्यों में कार्यपालिका का क्या स्थिति स्टेटस है, तो हम इसमें देखते हैं कि राज्यों में एक राज्यपाल होता है। जो ये राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार की सलाह पे इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि मुख्यमंत्री है विधानसभा में। और इसमें हम आगे देखें तो जैसे सिमिलर हम देखा जाए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है, तो ऐसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री होता है जो कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत इसमें हम वही देखने को मिलते हैं जो कि केंद्र सरकार में जो कि संसदीय व्यवस्था में लागू है, वही सिस्टम हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट में भी यानी राज्य सरकारों में भी हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका। हमने बात किया ऊपर कि जो कार्यपालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। तो हम स्थायी कार्यपालिका में देखते हैं कि इसमें कौन वो सदस्य शामिल होते हैं। तो हम स्थायी कार्यपालिका में देखते हैं कि इसमें नौकरशाही इसमें शामिल होती है। यानी कार्यपालिका में हमने देखा कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रीगण और नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन इसमें सब शामिल होते हैं। अगर हम बात करें तो नौकरशाही में सरकार के कई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का ये सहयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ ये है कि जो नौकरशाही है वो राजनीतिक रूप से तटस्थ है, यानी प्रजातंत्र में हम सरकारें आती जाती रहती हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन जो प्रशासनिक मशीनरी है यानी जो प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो नई सरकारों को अपनी नीतियाँ बनाने में और उन्हें लागू कराने में मदद करें। कहने का अभिप्राय ये है कि स्थायी जो कार्यपालिका होते हैं, सरकार हर 5 साल पे आती है जाती है, हर सरकार का अपना अलग अलग नीतियाँ होती है। अब तो उन नीतियों को लागू करवाने में उनकी जो भूमिका है वो क्या होती है, उनकी उन नीतियों को लागू करवाने में जो स्थायी कार्यपालिका है यानी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनकी भूमिका ज़्यादा होती है। ये अपने दायित्व को निभाते हैं नीतियों को लागू करवाने में। हम देखते हैं कि जो नौकरशाही के सदस्यों का इनका चुनाव कैसे होता है, यानी इनका चुनाव कैसे होता है, ये कैसे आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। तो हम इसमें देखते हैं कि जो नौकरशाही में होते हैं
इसमें अखिल भारतीय सेवाएं यानी अखिल भारतीय सेवाओं के थ्रू यानी ऑल इंडिया जो कि सर्विसेज होती हैं या और प्रांतीय सेवाएं जो कि राज्य स्तर पे हमें देखने को मिलती हैं, या स्थानीय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं या लोक उपक्रम यानी PSU के जो होते हैं वो तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। और इनका जो चयन होता है वो भारत के सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के कार्य में इसमें संघ लोक सेवा यानी UPSC है इन अधिकारियों को चुनती है, एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है और इन सदस्यों का प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव करती है, जो कि ये आगे जाके देश की नीतियों में संचालन व्यवस्था प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हम देखते हैं कि UPSC हमने बात किया, ये संघ लोक सेवा आयोग जो कि केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनका चयन करती है। हम आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग, जो कि ऐसे ही लोक सेवा आयोग जैसे केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग होता है, वैसे ही हर स्टेट में सिमिलर पैरेलल देखा जाए तो अपना राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो कि अपने स्टेट के अफसर को प्रशासनिक अधिकारी को चुनते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अगर वो एक बार अपने पद पे बन जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिकमेंडेशन द्वारा ही यानी जांच पे ही उनको हटाया जा सकता है उनके पोस्ट से। आगे हम देखते हैं कि लोक सेवकों की नियुक्ति है वो दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती है, यानी इनकी जो नियुक्तियाँ होती है वो दक्षता जो योग्यता को आधार बना के रखी जाती है। इसमें साथ ही साथ संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ सभी जो सामाजिक वर्ग हैं वो सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। कहने का मतलब है कि इसमें इन सभी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है सभी वर्गों के लिए जो कि समाज के पिछड़े वर्ग हैं। इसमें हम देखते हैं अगर हम बात की जाए कि प्रशासनिक सर्विसेज की अगर बात की जाए तो हम इसमें देखते हैं कि जो सिविल सेवाओं का जो वर्गीकरण होता है यानी कितने प्रकार की ये सर्विसेज होती हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें 3 तरह के हम देखने को मिलता है, जो कि पहली होती है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का अभिप्राय ये है कि एक ऐसी सर्विस जो कि पूरा ऑल इंडिया सर्विस होती है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा ये सारे शामिल होते हैं। ऐसी केंद्रीय सेवाएं होती हैं जो कि भारतीय विदेश सेवा और भारतीय सीमा शुल्क सेवा, और ऐसी तीसरी हमारी प्रांतीय सेवाएं होती हैं जो कि प्रांतीय सेवाएं यानी जो कि प्रांतीय लेवल पे अपनी ये सेवाएं हैं वो देती हैं। आगे हम देखते हैं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो कौन करता है, तो हमने देखा कि वो लोक सेवा आयोग ये करता है। यानी किसी जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो कि ये एक IAS स्तर का अधिकारी होता है। अगर हम बात करें पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो की हम बात करें तो हम इसमें पॉकेट वीटो से ये समझते हैं ये पॉकेट वीटो होता क्या है। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि संसद से कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति के पास उसकी मंजूरी के लिए जाती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है पॉकेट वीटो का। तो पॉकेट वीटो का अभिप्राय ये है कि राष्ट्रपति है कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसे पुनर्विचार के लिए या तो लौटा सकता है या तो अपनी मंजूरी दे सकता है तो लौटा सकता है या तो उसे अपने पास रख सकता है। और तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये पॉकेट वीटो क्या है। इसमें राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में देखा कि पूरी की पूरी जो कार्यपालिका है किस प्रकार से रोल करती है, किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से शासन चलता है, नीतियां हैं किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सरकार का जो दूसरा स्तर है जो न्यायपालिका है, तो हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे कि पूरे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से अलग है और किस प्रकार से ये एक प्रकार से न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से किस प्रकार से स्वतंत्र है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।